मोटा भाई केम छो मोटा भाई। आप बहुत स्वीटू हो। स्वीटू मतलब स्वीट से भी ऊपर। मोटा भाई आप इतने स्वीटू हो कि आपको पता है कि 2021 में इंडियन इन्वेस्टर्स ने नेट नेट लॉस लिया है, ना कि गेन। आपको पता ही नहीं होगा। अगर आप 2021 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ठीक से देखेंगे तो आपको नेट नेट लॉस हुआ है, ना कि गेन। उसके बावजूद आप इतने सूटू हो कि अब आप आने वाली लॉस मेकिंग कंपनीज जैसे कि स्नैपडील, डिलीवरी, ओला, स्विगी और ऐसी जैसी कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। प्रॉफिट में तो ये कभी आएंगी नहीं, ये तो घबराना ही नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्ट जरूर करोगे मोटा भाई। चलो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्ट करते रहे। तो मोटा भाई इस बीच आपको तो पता ही है, मैं बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ता हूँ, अपना समय भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स में लगाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। ये है भारत की महान मैगजीन, महान मैगजीन दलाल स्ट्रीट। मोटा भाई ये इतनी महान मैगजीन है कि मुझे इसे महान कहने में भी शर्म आती है। तो पहले हम भाई साहब के एडिटर के बारे में देखते हैं। भाई साहब का एडिटर कौन है? तो मोटा भाई इनके एडिटर है राजेश वी पडोरे। राजेश वी पडोरे, गलती से भी तुम्हें लगता है कि तुम एक मैगजीन चला रहे हो तो मेरा नंबर है 9899242978। क्योंकि जिस तरीके के तुम काम कर रहे हो मुझे लगता नहीं है कि तुम मैगजीन चला रहे हो। मुझे यह लगता है कि तुम फोन पर इंस्ट्रक्शन लेके कुछ भी छाप रहे हो। और अगर ये सुन के बुरा लगा हो तो 9899242978। चलो मोटा भाई पहले तो याद कर ले कि ये दलाल स्ट्रीट महानतम मैगजीन के लेटेस्ट एडिशन का पेज नंबर 36। कितना मोटा भाई? 36। अब इस पे आते हैं, आप घबराएं नहीं। अभी अभी एक आर्टिकल आया मोटा भाई कि पिछले 8 सालों में इंडिया के बैंक्स ने नियर अबाउट 11 ट्रिलियन INR, मतलब आप 11 लाख करोड़ मान लो, 11 लाख करोड़ साफ कर दिए। आपको पता है मोटा भाई 11 लाख करोड़ कितने होते हैं? करीबन करीबन 11 लाख करोड़ का मतलब होता है, आप मान के चलो, $150 बिलियन के कुछ आसपास। $150 बिलियन, जो कि भारत की जीडीपी का नियर अबाउट 5% है। मेरे को तो यह भी डाउट है कि भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन है कि नहीं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी इधर उधर हो गई, लेकिन इंडिया की जीडीपी कम नहीं हुई। उल्टा कुछ पेड मीडिया हाउसेस ने भारत की जीडीपी बढ़ा दी। चलो ये तो एक अलग क्वेश्चन है। तो अगर हम इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन मान के भी चले एग्जाम्पल, तो भी पिछले 8 सालों में इंडिया के बैंक्स ने 11 ट्रिलियन INR या 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए राइट ऑफ कर दिए। एनपीए राइट ऑफ तो मोटा भाई आपको पता ही है क्या होता है?
31 दिसंबर 2021 टैक्स भरने की आखिरी डेडलाइन है। आप भी टैक्स भरोगे, मैं भी टैक्स भरूंगा, दिल मार के। हम जो टैक्स भरेंगे वो टैक्स जाएगा भारत सरकार के पास। भारत सरकार उस टैक्स को इंडिया के बैंक्स को देगी। इंडिया के बैंक्स वो पैसा कुछ सिलेक्टेड कॉरपोरेट्स को देंगे और वो कॉरपोरेट्स उस पैसे को लेकर 3 साल बाद बोलेंगे हम तो बैंकरप्ट हो गए, जबकि एक्चुअली में वो बैंकरप्ट नहीं है। मोटा भाई, पिछले 2 सालों में पनामा पेपर और पेंडोरा पेपर, ये 2 पेपर लीक हुए हैं। इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसे बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग। और इस पेपर लीक में, चाहे वो पनामा पेपर हो या पेंडोरा पेपर हो, कई बड़े पॉलिटिशियंस और कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी नाम आया है। क्योंकि अगर आपने बॉलीवुड में एंट्री कर ली तो आप सेलिब्रिटी तो बन ही गए, फिर चाहे आप 10वीं फेल हो। जैसे कि रणबीर सिंह, क्रिप्टो, कॉन्डम, टूथब्रस्ट, कोलगेट, पाइप, पेप्सोडेंट, वो बंदा किसी की भी ऐड कर सकता है। उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आज वो क्रिप्टो बेच रहा है वो भी पॉसिबल है, 2 साल पहले वो कॉन्डम बेच रहा था वो भी पॉसिबल है। तो घबराए नहीं। अब मोटा भाई, पॉइंट ये है कि मेरा दिया हुआ पैसा बैंकों में जा रहा है और बैंकों से वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा है, वहां से वो एनपीए राइट ऑफ हो जाता है। तो जो जो पेड मीडिया हाउसेस इस बात को पुश कर रहे हैं कि भारत के बैंकों में एनपीए कम हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो भारत की जनता को यह भी बताएं कि पिछले 8 सालों में भारत के बैंक्स ने 11 लाख करोड़ का एनपीए साफ कर दिया। और ये सारा टैक्स पेयर का पैसा था मोटा भाई। अगर यही 11 लाख करोड़ आपके बैंकिंग सिस्टम में रहते तो आपकी ब्याज दर क्या होती आप सोच नहीं सकते। ये जितने भी आइंस्टाइन, एडिसन इस बात को बोलते हैं कि ब्याज दर इसलिए कम होती है कि कोविड-19 के कारण आरबीआई को दरें कम करनी पड़ी, उनको ये नहीं पता कि ब्याज दर इसलिए कम होती है कि ज्यादा से ज्यादा एनपीए राइट ऑफ होके मार्केट से पैसा निकल जाता है। और ये डेटा तो आरबीआई का है। आरबीआई का डेटा कितना ट्रस्टवर्दी होता है, इस पे तो स्टीव जॉब्स को ही कमेंट करना पड़ेगा, मैं तो कर भी नहीं सकता। तो मोटी बात यह है कि भारत के बैंक्स अब इन्वेस्टर को सी बना रहे हैं, वो ये बोल के कि हमारा एनपीए कम हो रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि आपने तो एनपीए राइट ऑफ कर दिया। और मोटा भाई, राइट ऑफ करने के बाद भी एनपीए खड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि गलती से भी अगर थर्ड वेव इंडिया में आ गई तो ये मान के चलो कि बची कुची इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, हजारों लोगों की जॉब्स जाएंगी, कितनी मास इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। और उस केस में एनपीए बढ़ेगा या घटेगा ये आप हिंदी मीडिया से पूछना, उससे मत पूछो मोटा भाई, उससे मत पूछो। अब मोटा भाई आते हैं पेज नंबर 36 पे। ये मैगजीन इसलिए महानतम मैगजीन है कि इसने बैंक्स की कंपैरिजन दी है। अब मोटा भाई पता है कंपैरिजन कैसे दी गई है? ये देखो, इसमें मार्केट कैप, नेट सेल्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन का उसका परसेंटेज कि कितना है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे बॉटम लाइन बोलते हैं हमारी भाषा में। हाफ वन फाइनेंशियल ईयर 21 को हाफ वन फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर किया गया।
ये है दलाल स्ट्रीट की औकात। जबकि बैंक्स का कंपैरिजन कभी भी पैट के बेस पे नहीं होता। बैंक्स का कंपैरिजन हमेशा उनकी इन्वेस्टमेंट बुक, उनकी लोन बुक, उनका ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस और उनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उनकी प्रोविजनिंग, इसके बेस पे होता है। बैंक्स का एनालिसिस कभी भी पैट के बेस पे नहीं होता, क्योंकि पैट के बेस पे एनालिसिस होता है उन कंपनीज का जो नॉन बैंकिंग है, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि एप्पल, जैसे कि गूगल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि अमेजोन और ऐसी कई सारी कंपनीज। ये नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, इनकी बुक्स में एनपीए नहीं होगा। भाई अंबानी साहब अगर कल कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो डेफिनेटली उससे कमाएंगे तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अंबानी साहब ने 20 लाख करोड़ की एक फैक्ट्री लगाई, एज्यूमिंग उसमें से उन्होंने हर साल 5 लाख करोड़ कमाए मोटा मोटा। तो वो 5 लाख करोड़ अंबानी साहब जो कमा रहे हैं उसमें कॉस्ट घटा के नेट उनका जो प्रॉफिट है उसमें कितना एडिशन हुआ, कि भाई जो उन्होंने 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, चाहे जेब से करी या डेट लेके करी, वो अलग कहानी है। तो उसमें उनके प्रॉफिट में कितना फर्क हुआ जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये तो समझ में आती है कि अंबानी साहब एक बैंक कंपनी नहीं है जब तक वो बैंक में नहीं आते। जिस दिन अगर उन्होंने अपना बैंक खोल लिया तो उनका एनालिसिस का पैटर्न भी बदल जाएगा। लेकिन अभी तक चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो गेल इंडिया हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, इन सभी का एनालिसिस पैट के बेस पे होता है। लेकिन जब बैंक की बात आती है उसका एनालिसिस होता है इन्वेस्टमेंट बुक, लोन बुक, ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट बुक, ग्रोथ इन लोन बुक, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट, प्रोविजनिंग, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। इन बेसिस पे बैंक्स का एनालिसिस होता है। बैंक्स का एनालिसिस पैट पे नहीं होता। और इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये है दलाल स्ट्रीट की औकात, जिसमें कि इन सारे फैक्टर्स को, मोटा भाई जो मैंने बोला, इनमें एक भी मेंशन नहीं है। देख लो, ये लो पास कर देता हूं, इसमें एक भी मेंशन नहीं है मोटा भाई। और ये मैगजीन अपने आप को भारत की सबसे महानतम मैगजीन में से एक बुलाती है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये मैं तीसरी बार इन पे वीडियो बना रहा हूं। कितनी मैगजीन्स तो मैं इसलिए पढ़ता हूं कि सिर्फ मुझे पता चले कि साला क्या क्या छप रहा है मार्केट में। ये अब इस मैगजीन को इंडिया के कितने इन्वेस्टर्स पढ़ रहे होंगे, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली वो क्या अचीव कर रहे हैं? जीरो। चलो एनीवेज, अब इसमें ये वाले बैंक्स हैं मोटा भाई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई, बंधन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल, रत्नागर बैंक, सिटी यूनियन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सीएसबी बैंक, करूर वैश्य, जम्मू कश्मीर बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, डीसीबी बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। और बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, केनरा, इंडियन ओवरसीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। आपको जान के खुशी होगी मोटा भाई कि लास्ट क्वार्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने इंडिया में जबरदस्त एनपीए बुक किया, जबरदस्त। और कितने बैंक्स का प्रॉफिट या तो साफ हो गया और कितने बैंक्स का प्रॉफिट बिल्कुल जीरो पे आ गया। आप एक बार बंधन बैंक के रिजल्ट देखना पिछले क्वार्टर के, आप हिल जाओगे। लेकिन इस पूरी मैगजीन में इस विषय पे कहीं भी चर्चा नहीं है। कैसे होगी मोटा भाई?
क्योंकि ऊपर से फोन आ गया है, ऊपर से फोन आ गया है कि आपको चर्चा नहीं करनी, क्योंकि अगर आप चर्चा करेंगे तो आपकी मैगजीन नहीं छपेगी। आप इसमें बिल्कुल अच्छा अच्छा छापें, बिल्कुल अच्छा अच्छा छापें, ताकि इन्वेस्टर बैंक के शेयर ले। कभी भी उन फैक्टर्स को ना दिखाएं जिससे कि असलियत सामने आती है। 2022 आने वाला है मोटा भाई, और 2022 एक बहुत वॉलेटाइल ईयर होगा। ये एक ऐसा साल होगा जिसमें कि मार्केट्स पूरी दुनिया में काफ़ी वॉलेटाइल होंगी। इस पे एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो फेसबुक पे आ गई है, और ऐसे जैसे 5 पार्ट्स आएंगे। इस साल में इंडियन इक्विटीज मार्केट भी हाईली वॉलेटाइल होंगी मोटा भाई, और मैं ये बात खुलेआम बोलता हूं कि भारत के 2 से 3 बैंक्स, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, मैं समय आने पे नाम लूंगा, भारत के 2 से 3 बैंक्स अपनी बैंक्रप्सी के बहुत पास होंगे, बहुत पास। इंडिया के बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ते जा रहे हैं, असेट क्वालिटी घटती जा रही है। यह अलग बात है कि बिकी हुई मीडिया इस चीज को कभी भी हाईलाइट नहीं करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि अगर हाईलाइट करेगी तो ऊपर से फोन आ जाएगा, मोटी बात है। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया में आज नियर अबाउट 30 से 35 बैंक्स हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वैसे इसको ये नहीं पता कि इंडिया में फॉरेन बैंक्स में जेपी मॉर्गन, सिटी, एचएसबीसी, एएनजेड, इतना, और कितनों के साथ तो मैंने खुद ट्रेड किया है, डीबीएस। इस पूरी लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, लेकिन ये महानतम मैगजीन है, ये याद रखिएगा मोटा भाई, इसे मत भूलिएगा। चलो मोटा भाई, 2022 से 2024 तक या तो इंडिया के 2 से 3 सिलेक्टेड बैंक्स जिसमें मैंने रिसर्च करी है, या तो वो बंद होंगे या वो खरीद लिए जाएंगे। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि वो बंद होने के कगार तक पहुंचेंगे, और वहां से प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जिनके पास मेजर पैसा है, और वैसे भी मोटा भाई आज इंडिया में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ही चल रही हैं। अगर इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हटा दिया जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो कोई खास वैल्यू ही नहीं है मोटा भाई। आने वाले समय में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो ऑलरेडी इंडियन बैंकिंग में एंटर कर चुके हैं, उनकी सब्सटैंशियल पोजीशंस होंगी, और ये पोजीशंस बहुत स्ट्रांग होंगी। आने वाले समय में बैंक्स का एनपीए बढ़ेगा, और शायद ये इस लेवल तक बढ़ेगा कि कुछ बैंक्स सिलेक्टेड, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, जो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मोटा भाई बहुत केयरफुल होके चलिएगा। 2022 कोई अच्छा साल नहीं होगा, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, फिर चाहे वो गैस प्राइसेस हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, या कुछ भी हो। बैंकिंग सेक्टर में सब्सटैंशियल कॉल लेने से पहले सोच लीजिएगा। समय आने पर मैं कुछ बैंक्स की असेट क्लास पे वीडियो बनाऊंगा, समय आने पर। लेकिन याद रखिएगा मोटा भाई, आने वाले समय में इंडियन बैंक्स का एनपीए बढ़ेगा, और आप जितना मर्जी राइट ऑफ कर लो, आप जितना मर्जी राइट ऑफ कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर राइट ऑफ करने से एनपीए की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती तो ये पहले ही सॉल्व हो गई थी। दिस इज राहुल बगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप। यू नो माई नंबर 9899242978। एक मिनट मोटा भाई, इस मैगजीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राकेश वी परोड़े, गलती से भी
तुम्हें लगता है कि तुम एक मैगजीन के एडिटर हो, इंडिया नंबर 1 इन्वेस्टमेंट मैगजीन, तो मेरा फोन नंबर मैंने वीडियो में बता दिया। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर नॉलेज नहीं है तो सीधे लिख दो ना फ्रंट पेज पे कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन हम फिर भी मैगजीन छाप रहे हैं, कृपया करके आप बाय करें, आपका अपना राजेश वी परोड़े। छाप दो ना, ये यहां पे लिखो, इंडिया नंबर 1 इन्वेस्टमेंट मैगजीन ब्रैकेट विदाउट नॉलेज। घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, अभी और भी वीडियोस आएंगी। थैंक यू वेरी मच।